क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने नेटसोल कंपनी में आज से 17 साल पहले हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी शुरू की होती, तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना रिटर्न हो जाता, कितना डिविडेंड आप रिसीव कर लेते आज तक, कितना आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न होता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न होता, आपका टैक्स कितना बनता, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू कर जी, तो नेटसोल को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है हर साल, वो 34.69 फॉर एग्जांपल यहाँ पे की है, तो ये उस साल की हाईएस्ट प्राइस है। ठीक है, तो हर साल हम टॉप पे शेयर को बाय करेंगे और हर साल हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे 1 जनवरी को। ठीक है जी, ताकि हम एक केस स्टडी बना सकें कि अगर हम शेयर को हर साल टॉप पे बाय करते जाएंगे तो हमें टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। तो शुरू करते हैं 2009 से। 2009 में 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं। उस साल शेयर की हाईएस्ट प्राइस होती है 34.69 और हमें शेयर मिलते हैं 2883। 2009 में ये कंपनी कोई बोनस और कोई डिविडेंड नहीं देती। 2010 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 35 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है, 2857 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2010 में ये कंपनी 1.25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है, जो कि बनता है 7175, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2011 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 28.2 हाईएस्ट प्राइस होती है, नो डिविडेंड नो बोनस। 2012 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 22.38 हाईएस्ट प्राइस होती है, टोटल शेयर हो जाते हैं 4468, नो डिविडेंड नो बोनस। इसी तरह 2013 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 59.51 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1680 हमें शेयर मिलते हैं। 2013 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है और एक डिविडेंड देती है। डिविडेंड देती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,434 और बोनस के बाद हमारे पास शेयर बढ़कर हो जाते हैं 16,977। इसी तरह 2014 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 51.15 हाईएस्ट प्राइस होती है और 1955 हमें शेयर मिल जाते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। इसी तरह 2015 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं। 68 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1471 हमें शेयर मिलते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। 2016 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 73.92 हाईएस्ट प्राइस होती है, 1353 हमें शेयर मिल जाते हैं। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 21,756 और 2016 में ये कंपनी 0.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 10,878। इसी तरह 2017 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 90 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है, 1111 हमें शेयर मिल जाते हैं। 2017 में यह कंपनी दोबारा हमें एक डिविडेंड देती है 1.45 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 33,157 और टोटल शेयर है हमारे पास यहाँ पे 22,867। 2018 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 169 हाईएस्ट प्राइस होती है, 599 हमें शेयर मिल जाते हैं और 2018 में हमारे टोटल शेयर हो जाते हैं 23,456। 2018 में यह कंपनी दोबारा हमें 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है। डिविडेंड के बाद में हमें टोटल रकम मिलती है, वो तकरीबन मिलती है 58,000 रुपया। इसी तरह दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 2019 में 93 रुपये हाईएस्ट प्राइस होती है, 1065 हमें शेयर मिलते हैं और टोटल शेयर हो जाते हैं 24,521। 2019 में ये कंपनी हमें डिविडेंड देती है 2.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 68,000 तकरीबन। इसी तरह 2020 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 211 हाईएस्ट प्राइस होती है, 473 हमें शेयर मिलते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। 2021 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 304 हाईएस्ट प्राइस है, 328 हमें शेयर मिल जाते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। 2022 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 122 हाईएस्ट प्राइस होती है, 813 हमें शेयर मिलते हैं, नो डिविडेंड नो बोनस। सिमिलरली 2013-23 में दोबारा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 124 हाईएस्ट प्राइस है, 802 हमें शेयर मिलते हैं। इस साल भी ये कंपनी कोई डिविडेंड कोई बोनस अनाउंस नहीं करती। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। 173 हाईएस्ट प्राइस है, 578 हमें शेयर मिलते हैं, टोटल शेयर हो जाते हैं 27,515 और 2024 में ये कंपनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 82,000। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया लगाएंगे। 171 हाईएस्ट प्राइस होती है, 582 हमें
शेयर मिलते हैं और टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 28,097। ठीक है, 2025 में नो डिविडेंड नो बोनस। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2009 से लेकर 2026 तक किस तरह हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिविडेंड लिया, कितना बोनस लिया, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ तक। आगे हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। ठीक है जी, कि अगर हम टोटल को काउंट करें तो रिटर्न समरी में 2009 से लेकर 27 फरवरी 2026 तक टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 28,097। 27 फरवरी को इसकी प्राइस है 107। आप तक ये वीडियो जब पहुंचेगी हो सकता है प्राइस चेंज हो जाए। तो यहाँ इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 30 लाख रुपया। तो टोटल कास्ट हमारी कितनी आई है 17 लाख की, क्योंकि हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। तो 17 सालों में 17 लाख हमने इन्वेस्ट किया है। अनरियलाइज प्रॉफिट है वो कितना बनता है जी, तकरीबन 13 लाख रुपए का। यानी आज अगर हम इसको सेल कर देते हैं तमाम शेयर्स को, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो तकरीबन 13 लाख रुपए का आएगा, 77%। तो डिविडेंड के मद में हमने ली है रकम 2,76,000 रुपये की, जो कि बनती है 16%। तो टोटल हमारे पास आ गया तकरीबन 15,90,000 रुपया, 93%। डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट को अगर हम जमा कर लें तो टोटल गेन हमारे पास ये आ जाएगा। एनुअलाइज रिटर्न XIRR जे बनता है 7.30%। ये आम चीज़ है, इसी की बेस पे आप दूसरी कंपनियों के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, या दूसरी एसेट क्लास के साथ, या दूसरी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 2,76,000 रुपये का, 15% टैक्स इस पे कट गया। ठीक है, 41,000 रुपीज़ का। आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 2,35,000 रुपया। कैपिटल गेन की मद में हमने ले लिया 13 लाख रुपया तकरीबन। टैक्स हम कटा हमारा 15%, जो कि बनता है तकरीबन 1,97,000 रुपया। और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 11 लाख रुपए की। टोटल हमारे पास आ गया तकरीबन 15,90,000 रुपया। 2,38,000 रुपया हमने टैक्स दिया और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 13 लाख रुपए की। यहाँ आप एक बार जहन में रख लें कि मैंने NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी छोटा मोटा टैक्स हो तो वो ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन हो सकता है ज़ीरो हो जाए, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया है और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। यूजुअली ये 15% ही होता है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को कब बाय किया है। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो बात होगी पाकिस्तानी रुपीस टर्म में। आगे हम बात करेंगे डॉलर टर्म में कि हमें कितना रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो 28,097 हमारे पास शेयर हो गए टोटल। प्राइस आ गई 107, जो कि बनती है 27 फेब को। तो वैल्यू इसकी डॉलर में आ गई 10,777, पाकिस्तानी रुपीज़ में 30 लाख रुपया। और पाकिस्तानी रुपीज़ में हमारा जो कास्ट आई है वो 17 लाख की आई है। तो डॉलर में हमारी कास्ट आई है 14,238। ये हमने कैसे कैलकुलेट की है कि हमने हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसको हमने उसके इक्वलेंट हमने डॉलर ले लिए। तो टोटल हमारे पास डॉलर बनते हैं 14,238। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ गया पाकिस्तानी रुपीज़ में 13 लाख रुपया, जबकि डॉलर में आ गया नेगेटिव में 3,461, क्योंकि हमारी कॉस्ट है 14,000 की, आज की वैल्यू बन रही है 10,000 की डॉलर में। तो ये हमारा लॉस में जा रहा है, अभी -3,461 डॉलर का लॉस है यहाँ पे, -24.30%। डिविडेंड हमने ले लिया आज तक 1,822 डॉलर का, क्योंकि डिविडेंड जो है वो हम हर साल ले रहे हैं, तो उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू होगी वो हमने जमा कर ली है। तो ये बनता है 12.80%। टोटल गेन हमारा पास आ गया जी, डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, इसको हमने जमा कर लिया। तो ये आ गया -1,638 डॉलर। यानी ये कंपनी हमें डॉलर में लॉस दे रही है, -11.50% का। और एनुअलाइज रिटर्न भी हमारा नेगेटिव में आ गया, -1.30%, जो कि डॉलर में बनता है। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी 2009 से लेकर 2026 तक, किस तरह इस कंपनी ने हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, डिविडेंड की मद में हमने कितनी रकम वसूल की। ठीक है जी, केस स्टडी करने का पर्पज़ यही था कि आपको ये पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसी को फ्यूचर में ले जाएं तो अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो, सेम टाइप के रिजल्ट आएँ,
तो फ्यूचर में भी हमें मिलता जुलता ही रिटर्न मिलेगा। शर्त यह है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो जितनी कम होगी आपका रिटर्न उतना ही अच्छा होगा। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ हमने जो केस स्टडी की है वो की है कि बाइंग प्राइस अगर हम हाई पे सेलेक्ट करते जाएंगे तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। अगर आप बाइंग प्राइस को कम करते जाएंगे, जितना आप बाइंग प्राइस को रिफाइन करेंगे, बाइंग प्राइस को कम करेंगे, आपका रिजल्ट फ्यूचर में उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है जी। तो केस स्टडी करने का बेसिक पर्पस यही था कि अगर हम बाइंग प्राइस को कम करते जाएंगे तो फ्यूचर में हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आएगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो था कि हर साल हम हाई पे ही शेयर को बाय करते हैं। ठीक है जी। तो सेम अगर हम इसको फ्यूचर में ले जाएं तो इसी के मिलता जुलता रिटर्न ही हमें मिलेगा। अगर कंपनी के पे आउट सेम रहते हैं, कंपनी की फंडामेंटल वगैरह सेम रहते हैं, तो इसी के मिलता जुलता हमें रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये एक प्रिडिक्शन होती है। ठीक है जी। और डॉलर में आपने देख लिया कि ये कंपनी लॉस में जा रही है, पीकेआर में ये कंपनी 7.30 एनुअलाइज रिटर्न में जा रही है। तो ये थी केस स्टडी नेटसोल की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।